दिस इज आवर टारगेट्स। ये पकड़ के हम चल रहे हैं और इसको सबको हमको विचार करके जाना है। दूसरा सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर का है, और एग्रीकल्चर में जो है उसके लिए अगर बढ़ावा देना है तो 5 बातें जरूरी है। इरिगेशन, पानी, और केवल पानी से नहीं होगा, वाटर मैनेजमेंट, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर। आज कावेरी का पानी के लिए 2 राज्य लड़ रहे हैं, पर मैं कभी कभी सोचता हूं कि अटल जी की बात मानी जाती तो इस देश में इस बात पर विवाद नहीं हो रहा है कि हमारा कितना पानी सागर में मिल जाता है, उसको हमने कैसे बचाना और रिवर कनेक्टिविटी करके वो पानी हमने उपयोग में कैसे लाना, इसके लिए देश में विवाद नहीं हो रहा है। जबकि इतना बड़ा पानी हमारे देश का सागर में चला जाता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। पर हमारे देश में अगर अटल जी की बात मानी जाती और रिवर कनेक्टिविटी अगर होती तो आज शायद कावेरी के पानी के लिए झगड़ा नहीं होता। बिल्कुल। मुझे बताइए कि इसराइल में मैं 6-7 बार गया हूँ, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, बायोफ्यूल, बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जी में मैं खुद इंटरेस्टिंगली 8 साल से काम कर रहा हूँ। तो इसराइल में मैं मेरे यहाँ के 50 किसानों को लेकर गया था और उन्होंने ड्रिप के द्वारा, स्प्रिंकलर के द्वारा उनका उत्पादन 3 गुना बढ़ाया है। हमारे यहाँ अगर 1 हेक्टर में 15 से 20 क्विंटल अगर कपास होती है तो इसराइल में 60 क्विंटल होती है 1 हेक्टर में। उनके फ्रूट्स, सब्जियाँ, उसकी क्वालिटी देखो ग्रीन हाउस में कैसी होती है। तो टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज इज वेरी एसेंशियल। और अगर हम सही एक्सपर्टाइज और पानी का सही यूज करते हैं, उसमें सोल्यूबल फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, ड्रिप करते हैं, स्प्रिंकलर करते हैं, ग्रीन हाउस खड़े करते हैं, तो वी कैन इंक्रीज 3 टाइम्स आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर में पानी चाहिए, दूसरी बिजली चाहिए। देश के ग्रामीण क्षेत्र में 14-14 घंटे, 12-12 घंटे लोड शेडिंग है। अगर गाँव में अगर कंटिन्यूअस लाइन ही नहीं रहेंगी, मैं हमारे एक एग्रोटेक करके है, उसमें हम लोग हल्द, तिखट, मसाले सब तैयार करते हैं। ऑर्डर है पर बिजली नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रोज आती 2 घंटे बिजली आती, 2 घंटे जाती, प्रोजेक्ट का बैंड बाजा बज गया। गांव में इंडस्ट्री नहीं चल सकती, गांव के लड़के, किसानों के लड़के, आदिवासियों के बच्चे रात को अध्ययन नहीं कर सकते। गांव की परिस्थिति बहुत खराब है और इसलिए एग्रीकल्चर की उन्नति, गांवों की उन्नति करनी है तो 24 घंटे बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, फिर कैपिटल चाहिए। अब आज स्थिति ऐसी है कि मर्सिडीज गाड़ी अगर खरीदनी है तो ब्याज का दर 10% है और क्रॉप लोन लेना है या ट्रैक्टर खरीदना है तो 14 से 15%। मुझे बताइए, देश का किसान आत्महत्या कर, मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है, सुसाइड्स किया है। आज खेती इकोनॉमिकली वायबल नहीं है और मुझे इस बात का गौरव है कि कोई भी चीज़ फ्री ऑफ चार्ज देने के मैं विरोध में हूँ, पर आग्रह से जो स्थितियाँ हैं उसको देखते हुए किसान को जिंदा रखने के लिए हमारी कर्नाटक की सरकार ने किसानों को 0% ब्याज से क्रॉप लोन देते हैं और बिजली मुफ्त दी है। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों को 0% ब्याज से लोन दिया है, क्रॉप लोन दिया है, और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1% ब्याज से दिया है। हम किसान को जिंदा रखेंगे तो देश जिंदा रहेगा। गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गाँवों में बसता है। आज गाँवों में लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्वालिटी लाइफ नहीं है, स्कूल्स नहीं है, रोड्स नहीं है, और गांव के लोग दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज़ में आ रहे, झुकी झोपड़ियाँ बढ़ रही है, हमारे अर्बन प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई थी और नेशनल हाईवे का 4 लेन में रूपांतरित करने का अटल जी ने जो मुझे काम दिया था, तब मैंने उनको मेरे रिपोर्ट पर मुख्य पृष्ठ पर एक वाक्य लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का। वो वाक्य ये था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। आज 65 साल के बाद गरीबी हटाओ के पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, फिर इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, फिर राजीव गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, फिर सोनिया गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, अब नेहरू जी का पोता भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहा है, पर गरीबी दूर नहीं हुई। 20 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रम आए, 100 दिन में महंगाई कम करने के वादे हुए, गरीबों की बात हुई। परिस्थिति है कि गरीब गरीब होते जा रहा है और धनवान धनवान होते जा रहा है। जो सोशियो इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात गोपाल जी हम सब कर रहे हैं, वो कैसी होगी?
गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे होगा, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की निर्मित कैसी होगी, कृषि क्षेत्र को सस्टेनेबल ग्रोथ में कैसे ला सकेंगे, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स को प्राधान्य मिलकर गांव में रोजगार की निर्मित कैसे होगी। इन सब बातों पर हमको एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा। और इसलिए एग्रीकल्चर में प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। स्वाधीनता के 65 साल के बाद हमारे कृषि मंत्री कहते हैं कि इस देश में हर साल 58,000 करोड़ का अनाज सड़ जाता है और मेरे अंदाज से 60 से 65,000 करोड़ के फ्रूट वेजिटेबल्स सड़ जाते हैं। अब मुझे बताइए कि इस देश में अगर इतना अगर सड़ता है तो क्या इसके लिए प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी बनाने की भी हमारी लायकी नहीं है? क्या इसके लिए भी हमको एफडीआई इन रिटेल की जरूरत है, क्योंकि देश में हम गोडाउन भी नहीं बना सकते? कितनी हास्यास्पद बात है। इसको कभी प्राधान्य दिया नहीं हमने, इसके तरफ ध्यान ही दिया नहीं। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को और वाटर को, इरिगेशन को हमने प्रायोरिटी नहीं दी। गांवों का सत्यानाश हुआ, बेरोजगारी की संख्या बढ़ी, गरीबी की संख्या बढ़ी और गांव से पॉपुलेशन शहरों की तरफ आई। आपको पता है कि हमने तय किया कि इरिगेशन को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, सिंचाई को। आज ये स्टेट सब्जेक्ट है और ये कुछ प्रोजेक्ट को जो कर रहे हैं उसमें भी बराबर पैसा नहीं मिलता। मैं, मेरे क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट है जिसका मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो गोसी खुद की चर्चा जो मीडिया में चल रही, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं 5 जिलों से चुनकर आया हूँ। विदर्भ में मैंने उसको राष्ट्रीय प्रकल्प करके झगड़ा किया जब अभी मैं असेंबली का मेंबर हूँ। वहाँ 10,000 किसानों ने मेरे क्षेत्र में आत्महत्या की है। प्रोजेक्ट 900 करोड़ का था। राजीव गांधी जी ने 28 साल पहले भूमि पूजन किया और उस प्रोजेक्ट का आज कीमत 14,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। 300 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। किसानों के लैंड एक्विजिशन के पैसे जो कबूल किए वो दिए नहीं। वहाँ पुनर्वसन का काम बंद पड़ा है, प्रोजेक्ट स्टैंड स्टिल है। और इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर होने के नाते मेरे पास लोग मिले और मैंने पत्र लिखा कि इसका एलोकेशन तुरंत करिए और प्रोजेक्ट को पूरा करिए। तो 2 दिन चर्चा हो रही कि मैंने क्या गुनाह किया। मैंने किसी 300 कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर गलत काम करे वो मंत्री जाए, उसके ऊपर कार्रवाई करे, उसको जिसको जो करना है उसको ब्लैकलिस्ट करे। मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे एरिया का प्रोजेक्ट कम करके अगर 10 लाख एकड़ जमीन पानी के नीचे आएगी तो मेरे यहाँ के किसानों की जान बचेगी। प्रोजेक्ट पर 14,000 करोड़ के डेढ़ एसेट हुए, उसको पूरा करिए। ये कहना भी गुनाह हो गया तो मेरे समझ में नहीं आता कि मीडिया भी मुझे मार्गदर्शन करे कि हम अगर मैंने नहीं किया तो नई स्टोरी लगी। गडकरी होने के बाद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गडकरी क्या कर रहे हैं? अगर गडकरी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अरे क्या मतलब है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये क्या तमाशा है? और इसके लिए ये पत्र पर विवाद हो सकता है। इसका कारण मैं 10 पत्र लिखूंगा, 5 पत्र लिखे मैंने, 1 नहीं 5 नहीं 10 5 पत्र लिखे और 10 लिखूंगा, क्योंकि मेरे एरिया के किसानों के आत्महत्या रुकनी चाहिए। जो किसान आंदोलन कर रहे भूमि ग्रहण का विषय को लेकर, उनका मुबदला मिलना चाहिए। जो पुनर्वसन का काम है वो पूरा होना चाहिए और 14,000 करोड़ के डेढ़ एसेट्स प्रोजेक्ट पूरा करके किसान को पानी मिलना चाहिए। जिसने भ्रष्टाचार किया उसके ऊपर 300 कॉन्ट्रैक्टर है, वो कार्रवाई करो, ब्लैकलिस्ट करो, जो करना है करो। हमारे ही पार्टी ने, एमएलए ने और लोगों ने बाहर निकाला है। ऐसे 150 प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में। कॉन्ट्रैक्ट देने वाली सरकार इनकी, कॉन्ट्रैक्ट देने वाले ये, लक्ष्मी दर्शन लेने वाले ये, प्रोजेक्ट को 900 करोड़ का 14,000 करोड़ में ले जाने वाले ये, और ऊपर से मैं प्रोजेक्ट पूरा करूं तो भी मीडिया को मेरा पत्र देने वाले भी यही। और प्रदेश के कांग्रेस का अध्यक्ष भी पत्र लिखता है कि ये प्रोजेक्ट पूरा करो। मुख्यमंत्री भी पत्र लिखा है, ऐसी मेरी जानकारी है। ये मुकुल वासनिक मंत्री है, उसने भी लिखा है, और अनेक सांसद और आमदारों ने, विधायकों ने भी लिखा है। तो मैंने पत्र लिखकर गुनाह किया, इसकी 2 दिन चर्चा, ये शोध पत्री करी। ये कैसा देश आगे? तो इरिगेशन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इसलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाना चाहिए। ये बात भी महत्वपूर्ण है। अब जो महत्वपूर्ण बातें जो नेशनल रिसोर्सेज के बारे में जो है, उसके बारे में मैं आपके विचार के लिए कुछ मुद्दे आपके सामने रखूंगा। जल, जमीन और जंगल बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ जो आपने वाटर रिसोर्सेज की बात की वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए तो अलग हमारा एक सेल भी है। मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं श्रीराम जो है हमारा बोला है ना, उससे आप बीजेपी के जल नीति के बारे में जरूर आप प्रेजेंटेशन लीजिए। जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी बहुत इम्पोर्टेंट है।
हम 3 बातों पर विचार कर रहे हैं: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। हमारे विचारों के अनुरूप इन 3 विषयों को आधार बनाकर देश के भविष्य की विकास योजनाओं को तैयार करना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर फिलॉसॉफी। और उसके परिप्रेक्ष्य में विचार करके राष्ट्र के पुनर्निर्माण का विचार कर नीति बनाना, ये हमारा मकसद है। और इसके लिए और एक बात, कल हमारी ई गवर्नेंस की कॉन्फ्रेंस हुई। कभी आप यूट्यूब पर जाइए, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई। मुझे लगता शायद कल भी थी, आज शायद होगी, 2 दिन चली, 4 और 5। गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस विद ई गवर्नेंस। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने वो लोक सेवा गारंटी कानून निकाला है, जिससे आपको एनओसी चाहिए, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको तुरंत मिल जाएगा 8 दिन में। मैं दुनिया के अनेक जगह पर गया हूँ, मंत्रालय में गया हूँ, कोई लोग ही नहीं दिखते। और हमारे यहाँ जो लोग घूमते हैं नेताओं के पीछे, मेरे समझ में नहीं आता क्यों घूमते हैं। इसका कारण हमको लोगों को घुमाने में बड़ी मजा आती है, नेताओं को भी और अफसरशाही को भी। घुमाओ, आ जाओ, कल आओ, दोपहर को आओ, देखता हूँ, करता हूँ, झूठ बोलना, ये क्यों करते हो? होता है तो हाँ, तो नहीं करता तो नहीं तो। और इसलिए मैं आपको जिम्मेदारी के साथ, ये एक ही विषय जो है, यही 1 दिन नहीं 10 दिन के कॉन्फ्रेंस का है। गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस विद ई गवर्नेंस। नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला पंचायत, पंचायत, राज्य सरकार, उसके सब डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार, उसके सब डिपार्टमेंट, जुडिशरी, कॉर्पोरेशंस, सब में अगर ई गवर्नेंस आएगा तो हमारा यहाँ का भ्रष्टाचार 80% कम हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिटिंग लग जाएगा, खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने 8000 करोड़ के काम इंफ्रास्ट्रक्चर में किए, और केवल मेरा डिपार्टमेंट था 2200 करोड़ का, 3200 करोड़ का, तो 39,000 लोग काम करते थे। और 8000 करोड़ का काम जिन्होंने किया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, फ्लाईओवर्स, वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट और सब प्रोजेक्ट किए, उसमें केवल 50 लोग थे। कितने? 49। 5 करोड़ रुपए सरकार ने दिए, 4000 करोड़ हमने कैपिटल मार्केट से खड़े किए, और जो काम है उसके पैसे भी वापस हो गए। जो सबसे बड़ा टेंडर आया था एक्सप्रेस हाईवे का, वो 3600 करोड़ का था, वो हमने रिजेक्ट किया। और हमारे भारतीय सरकारी इंजीनियर्स की मदद लेकर वो 3600 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने 1650 करोड़ में पूरा करके 2000 करोड़ बचाए। जो फ्लाईओवर्स के प्रोजेक्ट 1800 करोड़ का, तो वो 1000 करोड़ में हुआ। ये सीलिंग प्रोजेक्ट आधा मैंने पूरा किया, जो आप टीवी पर देखते हैं, और 420 करोड़ में इसका कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को दिया। काम शुरू हो गया, फिर हमारी सरकार चली गई, तो वो प्रोजेक्ट अब 1780 करोड़ का हुआ है डिले के कारण। ये हो सकता है, और इसमें आप में से बहुत चार्टर अकाउंटेंट है, आप समझ जाओगे, ये टेक्निकल प्री क्वालिफिकेशन एंड फाइनेंशियल प्री क्वालिफिकेशन, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो सरकारों में इतना ही बाकी है कि सफेद शर्ट पर काला टाई पहने हुआ जो व्यक्ति आएगा, वही ये कंट्रैक्ट लेने के लिए कैपेबल है, इतना ही लिखना बाकी रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर को काम चाहिए, वही प्री क्वालिफिकेशन के टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म लिखता है। आप सब फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आपको मालूम है जगलरी क्या है। और इसके कारण क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। अगर हमको राज्य चलाना है, सरकार चलाना है, पार्टी चलानी है, कारपोरेट चलाना है, तो 5 बातें जरूरी है।